दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीएससी आंसर राइटिंग क्लब में। और दोस्तों, द हिंदू के डेली आंसर राइटिंग सीरीज़ में जो आज का टॉपिक है वो है कामकाजी महिला और उसके समक्ष जो आने वाली चुनौतियां हैं उसके बारे में। दोस्तों, ये यूपीएससी का सबसे फेवरेट टॉपिक है और हर साल एक न एक क्वेश्चन वुमेन एम्पावरमेंट या महिलाओं से संबंधित क्वेश्चन ज़रूर आता है, चाहे वो जीएस के पेपर में आए चाहे वो एसए के पेपर में आए। तो फ्रेंड्स, चूँकि इंडियन एक्सप्रेस में एक न्यूज़ आई थी अंकिता भंडारी मर्डर केस से, तो उसमें ये बताया गया है कि जैसे जो स्मॉल टाउन्स हैं उसकी जो महिलाएं हैं या उसकी जो वुमेन्स हैं वो कैसे अपने वर्किंग फंक्शंस को आगे लेके जा सकती हैं या फिर कैसे अपने जो उनके समक्ष जो काम करने की जो चुनौतियाँ आती हैं उससे कैसे वो निपट सकती हैं, इससे संबंधित ये पूरा टॉपिक था। और मैंने इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन फ्रेम किया है और उसी के बारे में देखेंगे कि कैसे उसका आंसर लिखा जा सकता है। और उस आंसर में मैंने कोशिश यही की है कि जो पूरे न्यूज़ में जो भी बातें थी उसी को इंक्लूड किया गया है। तो उसी हिसाब से देखते हैं कि क्वेश्चन मैंने क्या बनाया है। क्वेश्चन है फ्रेंड्स आज का कि कामकाजी महिलाओं के समक्ष आने वाली प्रमुख चुनौतियों पर चर्चा करें। फिर है कि महिलाओं के लिए अनुकूल कार्यस्थल वातावरण बनाने में विशाखा दिशा निर्देश किस प्रकार सहयोगी है। तो फ्रेंड्स, मैंने क्या किया है कि पहले तो ये बता दिया है कि कामकाजी महिलाओं के समक्ष कौन कौन सी आने वाली चुनौतियां हैं इसके बारे में बताना है, और विशाखा दिशा निर्देश क्या है या इसने कौन कौन से ऐसे डायरेक्शंस दिए हैं जो वुमेंस के वर्किंग प्लेस के एक बेटर इकोसिस्टम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो देखते हैं फ्रेंड्स मैंने क्या लिखा है आंसर में। आंसर है दोस्तों कि सरकार द्वारा सामाजिक सरोकारों के लिए चलाई जाने वाली विभिन्न परियोजनाओं के बावजूद वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की निम्न स्थिति, जो कि 135 है आउट ऑफ 146, तथा सूचकांक के उपविभाग आर्थिक सहभागिता और अवसर में स्थिति इसकी और भी गंभीर है। ऐसे में उन चुनौतियों की चर्चा आवश्यक है जो कामकाजी महिलाओं के समक्ष प्रमुख समस्या हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने क्या किया है कि जैसे अगर मान लीजिए हम कोई आंसर लिखते हैं तो उसमें अगर हम किसी रिपोर्ट या इंडेक्स के जरिए ये बताने की कोशिश करते हैं कि इस तरह की समस्याएं हमारे देश में व्याप्त हैं, और उसको बताने के लिए हमने क्या किया है, एक इंडेक्स का यहाँ पे सहारा ले लिया है जिसमें ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, जो कि किसी भी देश में महिलाओं और पुरुषों के बीच में हर प्रकार से जो उनके बीच में गैप है, चाहे वो सामाजिक गैप है, चाहे वो राजनीतिक गैप है या आर्थिक गैप है, तो उसी के बीच में बताने के लिए एक इंडेक्स जारी करता है। उसी में मैंने एक इंडेक्स है उसी का उपविभाग ले लिया कि आर्थिक सहभागिता और अवसर, जिसमें भारत की स्थिति और भी गंभीर है कि 146 देशों में इसकी स्थिति 143 है। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये मैंने बता दिया। फिर आगे देखते हैं कि जो चुनौतियां हैं महिलाओं के सामने, कामकाजी महिलाओं के सामने, वो कौन कौन सी हैं। जिसमें पहले मैंने क्या किया है कि चुनौतियों को दो भागों में बांट दिया है, एक बाह्य चुनौतियां और एक आंतरिक चुनौतियां। तो बाह्य चुनौतियां, चूँकि फ्रेंड्स इसी हिसाब से एडिटोरियल में बताया गया था, इसीलिए हमने क्या किया है कि उसी हिसाब से क्वेश्चन आंसर को फ्रेम कर दिया है, ताकि आपको जो एडिटोरियल है उसको लिखने के साथ साथ में आपको आंसर राइटिंग का भी तरीका एक मालूम होता रहे कि कैसे हमें उसको अपने आंसर में इंक्लूड करना है। क्योंकि होता तो यही है कि हम द हिंदू पढ़ते हैं या फिर इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हैं, लेकिन तो उसको अपने आंसर में कैसे यूज़ करना है ये समझ में नहीं आता। तो फ्रेंड्स, मैंने क्या किया कि बाह्य चुनौतियों में 3-4 पॉइंट्स लिख दिए हैं। पहला पॉइंट मैंने लिखा है कि सामाजिक आर्थिक कारक जैसे पितृसत्ता हो गई या महिलाओं की दोयम स्थिति हो गई। दूसरा मैंने लिया कि घरेलू देखभाल के कारण जो अवैतनिक कार्य होता है इनका, उसके लिए मैंने एक OECD के रिपोर्ट के अनुसार बताया है। OECD मतलब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक एंड कोऑपरेशन डेवलपमेंट। इसी के रिपोर्ट के अनुसार मैंने बताया है कि जो पुरुष होते हैं वो प्रतिदिन 56 मिनट अवैतनिक कार्य करता है, और जो महिलाएं होती हैं वो 353 मिनट प्रतिदिन अवैतनिक कार्य करती हैं। तो फ्रेंड्स, क्या है कि मैंने एक रिपोर्ट के हिसाब से या रिपोर्ट का रेफरेंस देके ये बता दिया कि हाँ, महिलाएं जो होती हैं वो प्रतिदिन अवैतनिक कार्य जो है उनका वो ज़्यादा है पुरुषों की अपेक्षा। तीसरा पॉइंट मैंने लिखा है कि यौन उत्पीड़न। इसमें मैंने क्या किया है कि महिला और बाल विकास मंत्रालय की रिपोर्ट का जिक्र कर दिया कि महिला और बाल विकास मंत्रालय के अनुसार 2014 से लेकर 17 के बीच यौन उत्पीड़न के मामलों में 54% की वृद्धि हुई है।
ठीक है दोस्तों, तो 3 हो गए और एक चौथा रिपोर्ट मैंने बताया कि बच्चों की देखभाल के चलते महिलाओं का कार्यबल से बाहर होना। इसमें फिर मैंने एक रिपोर्ट का जिक्र कर दिया है टाइम्स जॉब सर्वेक्षण का, जिसमें ये बताया गया फ्रेंड्स कि चाइल्ड केयर के कारण पुरुष केवल 10% पुरुष ऐसे होते हैं जो कार्यबल से बाहर होते हैं, वहीं महिलाओं में यह जो संख्या है वो 90% है। तो फ्रेंड्स मैंने क्या किया है कि जो बाह्य कारक हैं, बाह्य कारक या बाह्य चुनौतियों में मैंने क्या किया है 4 पॉइंट्स को बता दिए हैं। पहला मैंने बता दिया कि सामाजिक आर्थिक कारक, जिसमें पितृसत्ता और महिलाओं की दोयम स्थिति। दूसरे में घरेलू देखभाल में जो उनके अवैतनिक कार्य होते हैं उसके बारे में, जिसमें OECD की रिपोर्ट मैंने बताई। नेक्स्ट था यौन उत्पीड़न के मामले में, जिसमें महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की रिपोर्ट। और चौथा था बच्चों की देखभाल के चलते जो महिलाएं कार्यबल से बाहर हो जाती हैं उसके कारण टाइम्स जॉब की जो एक सर्वे थी उसके बारे में मैंने बता दिया। आंतरिक चुनौतियां क्या हैं फ्रेंड्स? तो आंतरिक चुनौतियों में पहला है पितृसत्ता के चलते आत्मविश्वास में कमी। क्योंकि फ्रेंड्स क्या होता है कि पैट्रियार्की इतना ज़्यादा प्रभावी होती है कि जो महिलाएं होती हैं या लड़कियां होती हैं उनके अंदर वैसे ही आत्मविश्वास की कमी हो जाती है और वो बाहर काम करने नहीं जा पाती। नेक्स्ट है शिक्षा या योग्यता में कमी, क्योंकि जानते ही हैं भारत की आधे से ज़्यादा जनसंख्या गांव में बसती है और गांव की जो शिक्षा व्यवस्था है वो कैसी है। तो चूँकि आज का जो समय चल रहा है वो यही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का, तो ऐसे में इनकी जो योग्यताएं हैं वो कहीं ना कहीं कम हो जाती हैं, तो इसलिए भी इनको किसी काम करने में कहीं ना कहीं चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट है फ्रेंड अधिकारों के प्रति जागरूकता का अभाव। तो ये भी एक प्रमुख चुनौतियां हैं जो महिलाओं के समक्ष उनके कामकाज में एक प्रकार से प्रमुख चुनौतियां बनकर सामने आती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट मैंने लिखा है कि इंडियन बार एसोसिएशन के सर्वेक्षण के अनुसार भारत में कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के 70% मामले रिपोर्ट ही नहीं किए जाते। तो फ्रेंड्स अब मैंने फिर क्या किया कि यहाँ पे एक रिपोर्ट का जिक्र करते हुए ये बताया कि जो 70% मामले होते हैं वो क्या होता है कि रिपोर्ट होते ही नहीं हैं। क्यों नहीं रिपोर्ट होते? क्योंकि उनको सही मैकेनिज़्म नहीं पता होता, उनको यही नहीं पता होता कि कहाँ पे रिपोर्ट करें, या फिर जिस ऑर्गेनाइजेशन में वो काम करती हैं उसमें कुछ ऐसा उनको ना तो जागरूक किया जाता है, ना तो उनको ऐसा कोई फंक्शनिंग वर्किंग बॉडी ही दिखाई देती है जिसके थ्रू वो अपनी समस्याओं को बता सकें। तो इसमें मैंने क्या बता दिया कि ऐसे में महिलाओं के कामकाजी वातावरण बनाने में विशाखा दिशा निर्देश आवश्यक है, जिसमें निम्न निर्देश दिए गए हैं। तो कौन कौन से निर्देश हैं? पहला निर्देश उसमें यह बताया गया कि यौन उत्पीड़न के मामले में आर्टिकल 14, 19 और 21 के तहत महिलाएं जो होती हैं वो सीधे सुप्रीम कोर्ट में PIL जारी कर सकती हैं या दायर कर सकती हैं। और नेक्स्ट लिखा है मैंने फ्रेंड्स कि शिकायत समिति का गठन। इसका मतलब यह है कि जितने भी इंस्टीट्यूशन है, कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन जिसमें 10 लोगों से ज़्यादा काम कर रहे हों, उसमें ये मतलब मैंडेटरी किया गया है कि वो एक शिकायत समिति का गठन करेंगे, जिसमें उसका जो हेड होगा वो कोई ना कोई महिला ही होगी। और अगर महिलाओं को किसी भी प्रकार से उनका सेक्सुअल हैरेसमेंट या फिर किसी भी प्रकार से उनको इस प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ता है तो सबसे पहले वो इस समिति में जाके शिकायत कर सकती हैं। और अगर कोई व्यक्ति जो इसका उल्लंघन करता पाया जाता है, तीसरा पॉइंट वही मैंने लिखा है कि उल्लंघनकर्ता के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। तो ये जो समिति होती है इसके पास ये अधिकार होते हैं कि वो अगर कोई व्यक्ति जिसने इस प्रकार के कृत्य किए हैं उसके खिलाफ वो जो है अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड कि महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक बनाना, ये भी क्या है इसका चौथा बिंदु है। तो क्योंकि जैसे फ्रेंड्स क्या होते हैं कि बहुत सारी वुमेन्स को अपने राइट्स ही नहीं पता होते कि उनके पास कौन कौन से राइट्स हैं। तो अगर उनको ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक बना दिया जाए तो वो अपने अधिकारों को लेके ज़्यादा सशक्त हो सकती हैं, और अगर उनके प्रति किसी भी प्रकार की ऐसी घटनाएं होती हैं तो वो उचित जगह पर जाके अपने रिपोर्ट्स या अपनी समस्याओं को जाके बता सकती हैं। तो फ्रेंड्स मैंने क्या किया कि एक हिसाब से फिर से देखते हैं क्वेश्चन में यही था कि कामकाजी महिलाओं के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां हैं, और विशाखा गाइडलाइन के बारे में बताया गया कि कैसे वो वुमेन्स के जो वर्किंग प्लेस का जो बेटर इन्वायरमेंट है उसमें वो कैसे सपोर्ट कर सकता है। तो मैंने क्या किया, एक रिपोर्ट से इसकी स्टार्टिंग की आंसर की, साथ ही फिर मैंने क्या बताया, बाह्य चुनौतियों के बारे में बताया, आंतरिक चुनौतियों के बारे में बताया,
फिर एक इंडियन बार एसोसिएशन के सर्वे के साथ मैंने ये बताया कि हाँ ऐसे ऐसे मामले हैं कि 70% मामले रिपोर्ट ही नहीं किए जाते। ऐसे में क्या है कि अगर विशाखा दिशा निर्देश का अगर सही ढंग से पालन किया जाए तो हो सकता है कि जो रिपोर्ट हैं उनको, जो केसेस हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा रिपोर्ट किया जा सके और उनका हल भी निकाला जा सके। फिर मैंने कंक्लूजन में लिखा है फ्रेंड्स कि अतः देश की आधी आबादी आर्थिक क्रियाकलाप आधी आबादी को आर्थिक क्रियाकलापों में संलग्न करने के लिए, साथ ही जागरूकता अभियान चलाकर महिलाओं को देश के सामाजिक आर्थिक विकास का मुख्य अभिकर्ता बनाया जा सकता है। तो फ्रेंड्स मैंने क्या किया कि इस तरह से कंक्लूजन लिख दिया है, क्योंकि हमारी जो आधी आबादी है वो महिलाएं ही हैं, और अगर महिलाओं को हम अगर वर्क फोर्स से बाहर कर देंगे या अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट से बाहर कर देंगे तो निश्चित ही हम अपने आर्थिक विकास को नहीं पा सकते। तो इसीलिए क्या है कि हमको अगर आर्थिक विकास पाना है, अपने सामाजिक आर्थिक विकास की उन्नति के लिए अगर अच्छे कदम उठाने हैं तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण कदम यही होगा कि हम अपनी जो महिलाएं हैं उसको अच्छे से शिक्षित करें, उनके लिए अच्छा एक इन्वायरमेंट क्रिएट करें ताकि वो अच्छे से काम कर सकें। तो इस तरह से फ्रेंड्स मैंने क्या किया कि पूरा आंसर लिखा और ये कंक्लूजन लिख दिया है। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं कि आज का ये जो क्वेश्चन था ये आप लोगों को कैसा लगा। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और नेक्स्ट कल जो है मैं किसी नए टॉपिक के साथ फ्रेंड्स आप लोगों के समक्ष उपस्थित होऊंगा। और आप लोग कमेंट में ये ज़रूर बताया कीजिए दोस्तों कि इसको और कहाँ से सुधारा जा सकता है, या फिर आपके जो जितने भी कमेंट्स होंगे वो मतलब इस आंसर को और कैसे इनरिच कर सकते हैं। तो आप लोग कमेंट जरूर किया कीजिए दोस्तों, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।